हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट की कि ये एग्जिस्टेंस में क्यों आया और इसका इम्पोर्टेंस क्या है और ऐसा क्या हुआ कि हमें एक नई टर्म की विच इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट जरूरत पड़ गई। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशंस जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी मैक्सवेल से पहले ही। तो मैक्सवेल से पहले जो इक्वेशंस हमारे पास थी वो थी डेल डॉट ई इज इक्वल्स टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम गोस लॉ के नाम से जानते थे। दूसरा इक्वेशन थी हमारी डेल डॉट बी इज इक्वल्स टू जीरो, जो हमें ये बताती थी कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। तीसरा इक्वेशन थी कि कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू माइनस डेल बी बाय डेल टी विच इज नोन एज फेराडेज लॉ। और चौथी इक्वेशन थी कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट जे, जहां पे जे आपका करंट डेंसिटी है एंड इट वाज नोन एज एम्पियर्स लॉ। इसके बाद हुआ क्या, इसके बाद आए हमारे मैक्सवेल भाई साहब और मैक्सवेल जी ने कहा कि क्या ये जो इक्वेशंस हैं आपकी अभी जो एग्जिस्ट कर रही हैं, मतलब मैक्सवेल के टाइम पे जो एग्जिस्ट कर रही हैं, क्या ये इक्वेशन एक सिंपल सा रूल फॉलो करती हैं? और वो कौन सा रूल था? वो था डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज ऑलवेज जीरो। किसका डाइवर्जेंस निकालना था आपको? कर्ल का। अब कर्ल इन चारों इक्वेशन में किस किस में दिया है? कर्ल इनमें तीसरी और चौथी इक्वेशन में आपको कर्ल दिया हुआ है, एक में इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक में मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैक्सवेल ने क्या किया, पहले थर्ड वाली इक्वेशन पे डाइवर्जेंस लगा के देखा कि ये रूल फॉलो हो रहा है क्या, कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज जीरो। फिर उसने चौथी इक्वेशन पे लगा करके देखा, तो हम भी देख लेते हैं। उसने थर्ड इक्वेशन पे लगाया, हम भी थर्ड इक्वेशन पे आपका डाइवर्जेंस लगा करके देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा डेल क्रॉस ई, जो कि हमारा कर्ल किसके बराबर होता है? माइनस डेल बी बाय डेल टी। यही था हमारा थर्ड इक्वेशन। इस पे हमने क्या किया है? इसमें हमने डाइवर्जेंस अप्लाई कर दिया है। ये हमने डाइवर्जेंस अप्लाई किया, तो ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ये तो रूल के हिसाब से जीरो हो जाएगी कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज जीरो। लेफ्ट वाली को हम इवेल्युएट कर लेंगे। इवेल्युएशन के लिए क्या है, ये आपका डाइवर्जेंस किसका निकलता है? मैग्नेटिक फील्ड का। देयरफॉर इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस के डेल बाय डेल टी ऑफ डेल डॉट बी। अब डेल डॉट बी इक्वेशन नंबर 2 के हिसाब से क्या हो जाएगा? जीरो। ये रहा डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो। देयरफॉर इसका ये वाला साइड भी क्या हो गया? डेल डॉट बी की वैल्यू पुट करते ही जीरो, ये वाली साइड भी आपकी जीरो हो गई। देयरफॉर इक्वेशन 3 ने आपका ये रूल सेटिस्फाई कर दिया। अब आ जाते हैं इक्वेशन नंबर 4 पे। इक्वेशन 4 हमारी ये कह रही है कि डेल डॉट बी इज इक्वल सॉरी डेल क्रॉस बी यानी कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट जे होता है। अब इस पे जब डाइवर्जेंस अप्लाई करोगे तो हो गया आपका डेल डॉट डेल क्रॉस बी इज इक्वल्स टू डेल डॉट म्यू नॉट जे। ठीक है। अब इसमें आपने डाइवर्जेंस अप्लाई कर दिया, ये अपनी इक्वेशन थी, ये अपनी इक्वेशन थी, और इसमें हमने कर दिया अपना डाइवर्जेंस अप्लाई, क्योंकि हमको देखना था कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है। अब बाय द रूल ये वाला पोर्शन जीरो हो गया, ये यहाँ पे लिखा हुआ है हमने कि बाय द रूल ये वाला पोर्शन आपका जीरो हो जाएगा। इसके इवेल्युएशन की हमें जरूरत पड़ेगी। ये कैसे आया है, ये यहीं से देख लीजिए आप। म्यू नॉट कांस्टेंट होता है, म्यू नॉट बाहर आ गया तो ये बच गया आपका डेल डॉट जे। अब डेल डॉट जे जो है ये डिपेंड करेगा कि आपका करंट है कैसा। ठीक है। जे आप लोग जानते हैं सब अच्छे तरह से कि जे क्या होता है। जे क्या होता है आपका? जे होता है करंट डेंसिटी, यानी कि करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है। अब यहाँ पे डेल डॉट जे इज इक्वल्स टू हो गया आपका माइनस डेल रो बाय डेल टी। ये कैसे आ गया? ये आ गया इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से, क्योंकि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी आपकी होती है डेल डॉट जे प्लस डेल रो बाय डेल टी इज इक्वल्स टू जीरो। तो वहां से डेल डॉट जे की वैल्यू आ गई माइनस का डेल रो बाय डेल टी। ये आपकी डेल डॉट जे की वैल्यू आ गई, यानी वेरिएशन ऑफ किसका? रो इज योर चार्ज डेंसिटी, यानी कि क्यू बाय वी। व्हेन योर चार्ज डेंसिटी इज वेरिंग विद टाइम तो ये आपका जीरो नहीं होगा। जीरो नहीं होगा तो ये वाला पार्ट भी आपका जीरो नहीं होगा। जब ये आपका राइट हैंड साइड जीरो नहीं होगा, देयरफॉर इसका जो रूल है कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज जीरो, ये भी आपका सेटिस्फाई नहीं होगा। ये कब सेटिस्फाई होगा? जब डेल रो बाय डेल टी जीरो होता हो। डेल रो बाय डेल टी जीरो होने का मतलब है रो कांस्टेंट। रो कांस्टेंट होने का मतलब क्या है? कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है। अगर हम इसको लिख करके देखें तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा
कि अगर आप यहाँ पे लिख रहे हैं कि del rho by del t is equals to 0, that means rho is equals to constant and which means q by v is कांस्टेंट। तो Q बाई V किस में कांस्टेंट होता है? सिर्फ स्टडी करंट में। यानी कि स्टडी करंट के लिए तो ये एम्पियर्स लॉ के हिसाब से ये एम्पियर्स लॉ जो है ये मतलब ठीक है, ये सेटिस्फाई कर रहा है हमारा रूल। लेकिन नॉन स्टडी करंट के लिए जहां पे डेल रो बाई डेल टी 0 नहीं है, उस केस में हम कैसे करेंगे? तो यहाँ प्रॉब्लम आ गई। यही प्रॉब्लम मैक्सवेल ने शो करा कि भाई एम्पियर्स लॉ में तो इशू है नॉन स्टडी करंट के लिए, उसको रिजॉल्व करो। उसको रिजॉल्व करने के चक्कर में ही डिस्प्लेसमेंट करंट नाम की ये जो टर्म है ये एग्जिस्टेंस में आई। अब देख लेते हैं ये कैसे एग्जिस्टेंस में आई समस्या। तो यहाँ तक हमें पता चल गई कि समस्या हमारी क्या थी कि नॉन स्टडी करंट के लिए जो फोर्थ इक्वेशन थी वो रूल फॉलो नहीं कर रही थी कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल हमेशा 0 होना चाहिए, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज 0। अब उस रूल को फॉलो ना करने के चक्कर में डिस्प्लेसमेंट करंट और आ गया। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। पहले हमें नॉन स्टडी करंट लेना पड़ेगा। नॉन स्टडी करंट के लिए हम कैपेसिटर का केस सबसे अच्छा है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर पहले चार्ज होगा फिर डिस्चार्ज होगा। तो देर यहाँ पे क्या होगा, पहले चार्ज का पाइल अप होगा, फिर उसके बाद जब वो चार्ज डिस्चार्ज होगा तो उसका पाइल अप से क्या हो जाएगा, वो जो पाइल अप हुआ है आपका चार्ज वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। यानी कि वहां पे यूनिफॉर्म चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो अब ये आपको समझ में आ गया। ये दो कैपेसिटर प्लेट है आपकी, ये कैपेसिटर प्लेट है आपकी, यहाँ पे एक ये रही और एक ये रही, और इसमें ये वायर के थ्रू किससे कनेक्टेड है? एक बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, अब हम एम्पियर्स लॉ का मॉडिफिकेशन ढूंढ रहे हैं तो हमें एम्पियर लूप भी चाहिए। क्यों? क्योंकि एम्पियर्स लॉ में इंटीग्रल फॉर्म में क्या होता है आपका, इंटीग्रल फॉर्म ये कहता है कि जो लाइन इंटीग्रल है मैग्नेटिक फील्ड का वो इक्वल टू होता है म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड इन द एम्पीरियल लूप। ठीक है, अब आपको अगर ये इंटीग्रल फॉर्म एम्पियर्स लॉ की लगानी है तो पहले आपको यहाँ पे एम्पीरियल लूप ड्रॉ करना पड़ेगा। अब हमने एम्पीरियल लूप यहाँ पे कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया है कि इसके दो सरफेस हैं। एक तो ये वाला सर्कुलर सरफेस है, सर्कुलर सरफेस से वायर इसको पंक्चर करता हुआ जा रहा है, और एक इसका बलून शेप्ड सरफेस है। ये जो बलून शेप्ड सरफेस है इसको वायर पंक्चर नहीं कर रहा, इसमें सिर्फ कैपेसिटर प्लेट है। ठीक है, यानी कैपेसिटर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो इस सरफेस के अंदर आएगा, लेकिन इसमें आपका ये वायर को एनक्लोज नहीं कर रहा, तो इसमें करंट नहीं आ पाएगा इस वाले सरफेस में, बलून शेप्ड में। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि वायर क्रॉसेस फ्लैट सरफेस। सिर्फ फ्लैट मतलब कौन सा? सर्कुलर वाला, येलो वाला। देयरफॉर जो आई एनक्लोज्ड होगा उस सरफेस में वो आई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आई करंट फ्लो कर रहा है, और जो बलून शेप्ड है उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करता। अब हम आ जाते हैं अगेन जो प्रॉब्लम हमारी फोर्थ इक्वेशन में थी उसको रिजॉल्व करने के चक्कर में। अब उसमें रिजॉल्व करते करते एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ आई थी? प्रॉब्लम ये आई थी कि डेल डॉट जे की जो वैल्यू थी माइनस डेल रो बाय डेल टी, ये जो वैल्यू थी माइनस डेल रो बाय डेल टी, ये 0 नहीं हो रही थी नॉन स्टडी करंट के लिए। 0 नहीं हो रही थी तो हमको क्या करना है, अब इसको, इस वैल्यू को कुछ इस तरीके से रखना है कि जो कैपेसिटर वाला जो बलून शेप्ड है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाए और ये फाइनली वैल्यू हमारी 0 आ जाए। अब कैसे करेंगे? यहाँ पे माइनस डेल रो बाय डेल टी है, तो यहाँ पे रो की जो वैल्यू है ये ऐसा करते हैं, इसको फर्स्ट वाली जो इक्वेशन थी ना अपनी ये वाली, यहां से निकाल लेते हैं रो की वैल्यू को। और यहाँ पे रो क्या था? सब अच्छे से जानते हैं, क्या था? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। रो क्या है आपका? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां से रो निकालेंगे तो क्या आ गया आपका? एप्सिलॉन नॉट इधर चला गया, एप्सिलॉन नॉट इनटू डेल डॉट ई। तो यहाँ पे रो हमने एप्सिलॉन नॉट इनटू डेल डॉट ई हमने यहाँ पे पुट कर दिया। कैपिटल ई क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद में इसको हम, चूंकि डाइवर्जेंस है दोनों के केस में और बाद में हमको वैल्यू फोर्थ इक्वेशन में ही पुट करनी है, तो हम क्या करते हैं अभी डेल बाय डेल टी को अंदर लेके चले जाते हैं ऑपरेटर को, और जो डाइवर्जेंस वाला मामला है इसको बाहर रख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे भी डेल डॉट है तो बाद में इवेल्युएशन में हमें आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हमने लिख लिया इक्वल टू माइनस डेल डॉट ये एप्सिलॉन नॉट इनटू ये वाला ऑपरेटर जो इलेक्ट्रिक फील्ड पे ऑपरेट कर रहा है, तो डेल बाय डेल टी ऑपरेटिंग ऑन
इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ठीक है, तो ये आपका बन गया डेल डॉट जे एज इट इज, और ये जो माइनस डेल डॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी है इसको इधर ले गए, तो ये आ गया हो गया आपका प्लस माइनस से। ठीक है, तो ये प्लस डेल डॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाय डेल टी, ये वाली जो पार्ट था आपका पूरा का पूरा ये आ गया इधर। ठीक है, तो ये बन गया आपका पॉजिटिव, और ये हो गया आपका कि डेल डॉट जे प्लस डेल डॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी इज इक्वल्स टू 0। यानी हमको पता चला कि अगर डेल डॉट जे में आप ये वाली टर्म और ऐड कर दो तो ये दोनों मिलकर के इसको 0 बना देते हैं। तो हम ऐसा करेंगे, जो फोर्थ इक्वेशन है उस फोर्थ इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे जब इसका डाइवर्जेंस निकालेंगे तो यहाँ डेल डॉट जे बन जाता है, तो यहाँ पे डेल डॉट जे ना लिख करके हम दोनों टर्म्स को लिख देंगे, तो ये टर्म हमेशा हमारी क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। अब ये जो 0 वैल्यू आई है दोनों को जोड़ करके इसमें इसको हम क्या करते हैं, फोर्थ इक्वेशन में जाकर के पुट कर देते हैं। तो फोर्थ इक्वेशन में हमारा क्या था, फोर्थ इक्वेशन थी हमारी डेल क्रॉस बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट जे था, साथ में हमने उसमें क्या करा, डाइवर्जेंस अप्लाई करी, डाइवर्जेंस अप्लाई करी तो वो हमारी हो गई थी म्यू नॉट डेल डॉट जे, क्योंकि अब म्यू नॉट को अंदर लेके जाओगे तो म्यू नॉट जे ही है, बस म्यू नॉट कांस्टेंट है, बाहर ले लिया डेल डॉट जे। अब ये सेकेंड वाली इक्वेशन हमारी क्या आ गई थी, एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाय डेल टी, तो ये और पुट कर दी यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाय डेल टी। ठीक है, तो ये वैल्यू और पुट करने के बाद में हमारी ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। देख लेते हैं कैसे बनेगी। इसके बाद में ये आपका एज इट इज है, यहां से डाइवर्जेंस वाली टर्म को बाहर निकाल लिया हमने एक सिंगल ऑपरेटर में, क्योंकि दोनों पार्ट्स में ये ऑपरेट कर रहा है आपका। ठीक है, आप जानते हो कि ये आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ऑपरेटर जब दो सम वाली प्रॉपर्टीज पे आप इसको ऑपरेट कराते हैं। तो डेल डॉट ये बन गया आपका अगेन म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाय डेल टी। यानी फोर्थ इक्वेशन को आप किस तरीके से लिख सकते हो, फोर्थ इक्वेशन को आप लिख सकते हो डेल क्रॉस बी इज इक्वल्स टू डेल क्रॉस बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाय डेल टी। अब फोर्थ इक्वेशन एक्चुअल में आपकी पहले थी क्या, थी ऑलरेडी आपकी, एक मिनट, फोर्थ इक्वेशन आपकी थी ऑलरेडी डेल क्रॉस बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट जे। अब देख लीजिए यहाँ पे, यहां आप आ गए हैं म्यू नॉट जे के साथ आपने ऐड कर दिया है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाय डेल टी। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म क्या आ गई आपकी, एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाय डेल टी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन की वजह से, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन भी किसकी वजह से आया होगा, कैपेसिटर प्लेट की वजह से या चार्ज पाइलअप की वजह से आप कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एम्पियर्स मॉडिफाइड लॉ, या हम ये इसमें इसको कुछ इस तरीके से भी फिजिकली इंटरप्रेट कर सकते हैं कि चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसमें अलग से फिर इसके बाद लिख देंगे कि नाउ द डिस्प्लेसमेंट करंट बाय द मैक्सवेल, क्योंकि मैक्सवेल ने मॉडिफिकेशन किया था, इज एप्सिलॉन नॉट, ये रहा आपका, इज एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाय डेल टी, ये आपका बन गया। ठीक है, अब इसको आगे जाकर के देखते हैं कि हम अपने इसमें जो हमारा ये केस था ना अपना इसका कैपेसिटर वाला, इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देखेंगे, ये यहाँ तक डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है इसका डिस्प्लेसमेंट करंट का, यहाँ तक इट इज मोर देन इनफ। इसके बाद में जो अपना ये इसका चार्जिंग प्लेट वाला केस है, वहां पे देख लेते हैं कि अगर दोनों कैपेसिटर प्लेट हमारी काफी ज्यादा नजदीक रखी हुई हैं, बहुत ही क्लोज रखी हुई हैं, तो हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू सिग्मा, सब लोग जानते हैं सिग्मा क्या है, आपका चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, वी नो इट वेरी वेल। ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया, एप्सिलॉन नॉट क्या होती है आपकी, परमिटिविटी होती है। अब ये नॉन इक्वेशन है, ये आपको 11th-12th में पढ़ा दी जाती है, वही हमने यूज किया। अब ये जो हमारा मॉडिफिकेशन है आप यहाँ पे देखेंगे, इस मॉडिफिकेशन में डेल ई बाय डेल टी आ रहा है आपका। ठीक है, यानी वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमने जो ये
अपने सर्किट के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, अब इसका पहले वेरिएशन निकाल लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि हमको वहां चाहिए वैल्यू पुट करने के लिए। तो ये हो गया हमारा del E by del T इज इक्वल्स टू 1 by epsilon naught A constant into del Q by del T. अब variation of charge with respect to time is known as current. Variation of charge with respect to time is known as current. तो इसकी जगह हमने I रख दिया और नीचे आपका epsilon naught A है ही। अब इंटीग्रल फॉर्म में जो आपका एम्पियर्स लॉ है, जो मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ है, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ क्या निकल के आया था? डेल क्रॉस बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाय डेल टी। ये इंटीग्रल फॉर्म में आप कैसे लिख देंगे? इंटीग्रल फॉर्म में लिखेंगे इसको बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। ये तो ऑलरेडी था ही इतना पार्ट, है ना भाई, इतना पार्ट तो था ही ऑलरेडी, इसमें बस ये वाली टर्म और ऐड हो गई आपकी। तो ये टर्म हो गई हमारी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन डेल ई बाय डेल टी डॉट डी ए। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन डेल ई बाई डेल टी डॉट डी ए क्या बता रहा है कि आप डेल ई बाई डेल टी कैलकुलेट तो कर रहे हो, लेकिन आपको साथ वो जो कैलकुलेशन है वो ओवर ऑल द सरफेस एरिया कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो कैपेसिटर वाले केस में जो पूरा कंप्लीट एरिया है वो कैपिटल ए है उसका, कैपेसिटर का। अब देखिएगा इस एम्पियर्स लॉ में हमने जो लूप लिया हुआ है उस पर ध्यान दीजिएगा। ये जो आपका फ्लैट सरफेस वाला लूप है, यहाँ से आई करंट पास हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड अगर हमारा यहाँ पे नहीं है फ्लैट सरफेस में, तो ई की वैल्यू 0 हो गई और आई एनक्लोज्ड कितना हो गया? आई हो गया। तो जब आप इसको देखेंगे यहाँ पे, ये हमारा मॉडिफाइड रूल है, इसमें आई एनक्लोज्ड ई 0, तो ये वाला पार्ट 0 हो गया फ्लैट सरफेस के लिए। तो हमारा बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू कितना बन गया? म्यू नॉट आई बन गया। अब देखते हैं बलून शेप्ड के लिए भी हमारा यही आ रहा है क्या? बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। बलून शेप्ड में क्या है, हमने ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि बलून शेप्ड से करंट पास नहीं हो रहा है, सॉरी वायर पास नहीं हो रहा है। वायर पास नहीं हो रहा है तो उसमें करंट एनक्लोज्ड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा बलून शेप के लिए। सो क्या बन गया आपका? सेकंड वाली टर्म में आएगा, फर्स्ट आई एनक्लोज तो 0 है बलून शेप्ड के लिए, 0 हो गया तो इसकी वैल्यू बची बस यहाँ पे। अब डेल ई बाई डेल टी कितना कैलकुलेट करा आपने? ये रहा डेल ई बाई डेल टी आपने ये कैलकुलेट किया हुआ है, इसकी वैल्यू आप यहाँ नीचे पुट कर देंगे। ये है आई बाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी वैल्यू आप पुट करेंगे, डेल ई बाई डेल टी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे बलून शेप के लिए। ठीक है, तो ये आई बाई एप्सिलॉन नॉट ए आ गया। अब यहाँ पे आई भी आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट करंट आपका फ्लो कर रहा है, आपने ऑलरेडी निकाल ही लिया। तो आई बाय एप्सिलॉन नॉट ए आपका बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ओवर द ये आपका सरफेस एरिया डीए। तो ये डीए का जब कंप्लीट आप इंटीग्रेशन करेंगे तो कंप्लीट एरिया ए आ जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। आई बाई एप्सिलॉन नॉट है तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये सिर्फ म्यू नॉट आई बचेगा और आई एनक्लोज 0 था ही, तो ये वाला पार्ट 0 हो गया बलून शेप के लिए। और यहाँ से क्या आ गया? यहाँ से आपका आ गया सिंपली आपका ये आ गया म्यू नॉट आई। म्यू नॉट आई क्यों आ गया? क्योंकि म्यू नॉट उसमें ऑलरेडी है ही, वहां पे एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, तो हमने यहाँ सिर्फ डेल ई बाय डेल टी डॉट डी ए को इवेल्युएट किया है और ये इवेल्युएट करके हमारा आ गया है इक्वल टू आई बाय एप्सिलॉन नॉट। देयरफॉर अभी क्या हो रहा है कैपेसिटर वाले केस में? बोथ द सरफेसेस हैव सेम आंसर, है ना, दोनों से ही बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आ रहा है, यानी एम्पियर्स लॉ दोनों सरफेस के लिए होल्ड कर रहा है। मॉडिफिकेशन हमने कर लिया तो मॉडिफाइड लॉ हमारा क्या निकला है? ये आपका डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाय डेल टी। तो आप देख सकते हैं कि मैक्सवेल ने एक छोटी सी कमी पकड़ी थी बस, कि उसने कहा कि 4 इक्वेशन है भाई जो आपकी पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी बता रही है, उन चारों में जो आपकी 4th इक्वेशन है वो ये वाला रूल सेटिस्फाई नहीं कर रही है कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल शुड ऑलवेज बी 0। देयरफॉर उसमें कुछ ना कुछ हमको ऐड करने की जरूरत है। वो ऐड करते 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 क्या हुआ? इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट आ गया। ठीक है, तो जब आप एग्जाम में लिखेंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, अगर ये मान लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन में आपका आ जाता है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में आप इसका जो डेरिवेशन है कंप्लीट
वो यहाँ तक देंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। ये पूरा बताने के बाद में अगर वो आपको कैपेसिटर का केस भी समझाने के लिए कहे तो फिर आप साथ में ये वाला ऐड कर देंगे कि कैपेसिटर के केस के लिए E इज इक्वल्स टू होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इज इक्वल्स टू होता है क्यू बाई ए, यहाँ से डेल ई बाई डेल टी इतना होता है आपका। और फिर उसका इवेल्युएशन कर देंगे कि देखो दोनों सरफेस के लिए हमारे कैपेसिटर के केस में ये होल्ड कर रहा है। देयरफॉर जो टर्म हमने इसमें यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराई है एम्पियर, इसमें मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ में, वो बिल्कुल सही इंट्रोड्यूस कराई है। ठीक है, अदरवाइज आपका डेरिवेशन सिर्फ यहीं तक रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। लेकिन अगर इसमें कुछ डाउट्स आपके बच जाते हैं तो आप कमेंट करके नीचे बता दीजिएगा प्लीज। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व। ऑल द बेस्ट।